Hey guys, good morning. I welcome you all to the upload. आज एडवर्ब का लास्ट सेशन है और इस सेशंस में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो एडवर्ब चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कहाँ वेरी यूज़ करना है, कहाँ टू यूज़ करना है, इनफ कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। लेकिन उसके पहले छोटी सी बात कि जितना पहले सीखा है वो सब सीख के बैठना, क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगा, आप कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हो, इसलिए पिछले 5 सेशन है एडवर्ब के वो देख लीजिए। समय हो तो वर्ब के भी सेशंस पूरे देख लीजिए और एक्सक्यूजेस मत रखिए। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब उनके साथ ये समस्या है कि सर लॉकडाउन चल रहा है कैसे पढ़ें। जब लॉकडाउन नहीं चल रहा था तो कह रहे थे कि सर समय नहीं मिलता, और अब समय है तो कह रहे हैं सर मन नहीं करता। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना है। आपके लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। देखो अगेन बोल रहा हूँ, तो थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा वो चीज यूज कैसे करी जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है माय वाइफ इज टू ब्यूटीफुल एंड दूसरा है माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अब बात आती है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कोई आइडिया है आपको? बताता हूं। देखो भाई, याद रखना हमेशा जब भी आप टू यूज करते हो तो टू का यूज हमेशा एक्सटेंट में यूज होता है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरा इसको कह लो तो आप इसको नेगेटिव यूज करते हो। तीसरा जो इसका यूज होता है वो एक ऑल्सो के रूप में होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई लव यू टू, और एक होता है टू लव यू। कौन सा सही है कौन सा गलत है? सर जब आपने बोला आई लव यू, राइट, फिर बोला आई लव यू टू, ये गलत है। गलत क्या है? जो उसका मीनिंग होना चाहिए वो नहीं है, दूसरा है। सच है आई लव यू टू, मतलब जब लास्ट में आता है ना टी डबल ओ, इसका मतलब ऑल्सो से होता है, मतलब ही, जो कि मैंने लिखा। और जब ये सब्जेक्ट के बाद आता है तो इसका मतलब होता है ओनली। इज दैट अंडरस्टूड? ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन क्योंकि मुझे इसका दूसरा यूज बताना था इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने बोला माय वाइफ इज टू ब्यूटीफुल, देखो यार एडजेक्टिव के पहले कभी आपको टी डबल ओ मिल जाए तो इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उतना कि जितना नहीं। मतलब मेरी वाइफ उतनी ब्यूटीफुल है जितनी नहीं होनी चाहिए थी, बोलना नहीं है, इससे लड़ाई हो जाएगी, समझे? तो फिर क्या करना है? तो सर इस टू को हटा देना, ये गड़बड़ है यहाँ पे। या तो आप बोल दो सीधे सीधे माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यूज करिए। अदरवाइज आप उसको बोलिए माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ये याद रखना, ठीक है। तो जब भी आपको तारीफ करनी हो, कुछ किसी की मस्कुलैरिटी दिखानी हो, इंटेलिजेंस दिखाना हो, किसी की ताकत दिखानी हो, तो मैं बात करूं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करनी हो, तो आप लोग क्या करेंगे? आप वेरी को प्रेफरेंस देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यहां तक बात समझ आ गई? आप ऐसा बोल सकते हो माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, माय वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। जैसे थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू से भी काम चल जाता है। लेकिन जब आपने वेरी लगाया तो मतलब लेवल थोड़ा ज्यादा है, मैं ज्यादा ही शुक्रिया कर रहा हूँ, ज्यादा का मतलब अच्छे से कर रहा हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। वैसे बता रहे तो भैया वेरी का मतलब बहुत होता है, लेकिन हिंदी मीनिंग जानोगे तो कंफ्यूज और हो जाओगे, क्योंकि बहुत का तो और भी मीनिंग है ना। इसलिए आप यूजेस को समझिए, ना कि हिंदी मीनिंग को, वो तो बचपन से वैसे भी करते हुए आ रहे हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है सुमित इज सो फिट दैट ही डजंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन जिम। अब ये सेंटेंस देखते ही आधे लोगों के दिमाग में एकदम खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, रोम रोम खिल जाएगा, क्योंकि उनको रूल पता है, कि सर सो के साथ दैट आता है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज हमें पता है, ये आप भी बचपन से यूज करते आ रहे हो,
लेकिन मुझे आपको ये थोड़ा सिखाना था, ये तो आप जानते ही हैं कि भैया सुमित इतना फिट है कि उसे जिम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बताना क्या चाहता था समझिएगा, मैं आपका नजरिया चेंज करना चाहता था सेंटेंस का। देखिएगा सर, जब मैंने बोला सुमित इज सो फिट, अगर मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं, सुमित इज सो फिट, तो याद रखिएगा जब भी आपको एक पार्ट के सपोर्ट में दूसरा पार्ट लिखना पड़े या एक क्लॉज के सपोर्ट में दूसरा क्लॉज लिखना पड़े, जैसे आपने ये लिखा ही डजंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज सुमित इज सो फिट, है ना, तब आप हमेशा सो एंड दैट का फॉर्मेशन या कहेंगे साथ में रखेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जरूरत ही ना पड़े किसी के सपोर्ट की, कोई जरूरत नहीं है, तो आपको जब जरूरत ना पड़े तो आप हमेशा सो यूज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या मैं सुमित इज वेरी फिट कह सकता हूं? कह सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कह दीजिए, ठीक है। सुमित इज वेरी फिट, सुमित इज सो फिट, बोलते तो हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, आराम से यूज होता है, बेहिसाब यूज करिए। थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंस बताया कि सो के साथ जो दैट यूज होता है उसके लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आपको सपोर्ट में एक बात कहनी होती है, लेकिन अगर सपोर्ट में कोई बात ही नहीं कहनी तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप सो को यूज कर लीजिए या वेरी को यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप बोलते हो माय वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल बडी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आती होगी। अब एक काम करिए, जल्दी से इसको लिखिए, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए अब मैं आपको इनफ का यूज बताता हूं। थोड़ा सा इनफ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के सामने होता है, थोड़ा सा कैसे, इसको भी देखते हैं। देखिए जब बात आती है इनफ की, इसकी इनफ की, जब बात इनफ की आती है तो सर इनफ का मतलब होता है काफी, ठीक है। लेकिन ना दो तरीके से इसको यूज किया जाता है, एक तो होता है आपका इनफ प्लस नाउन, एक तो यूज इसका ये है, दूसरा यूज है एडजेक्टिव प्लस इनफ। तो एक बात समझ में आती है कि अगर इनफ के बाद नाउन आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे ये इनफ एक एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब मैंने बोला एडजेक्टिव प्लस इनफ तो मतलब एडजेक्टिव ऑलरेडी यहां पे है और इनफ का कोई मतलब देना है, तो इस जगह पे इनफ आपका एडवर्ब का काम करेगा। ये दो यूज समझ में आए? वेरी गुड। अब कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैंने बोला
इनफ रिच, इनफ टाइम, इनफ स्पेस। सर जी आप इस बात को समझिए, यहाँ पे जो यूज बना इनफ का, तो उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि ये भी नाउन है, टाइम भी नाउन है और स्पेस भी नाउन है। अभी मैं सेंटेंस में बता दूंगा, डोंट वरी। तो इनफ रिच मतलब काफी अमीर है, इनफ टाइम काफी समय है, और इनफ स्पेस। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए दूसरा यूज पड़ता है आपका जब इनफ एज एन एडवर्ब काम करता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया स्वीट इनफ, मतलब वह काफी स्वीट है। अब स्वीट क्या है, जैसे मैं बोलूं यू आर स्वीट, तो स्वीट मतलब आप मीठे नहीं है, आप अच्छे हैं। कहते हैं ना सो स्वीट ऑफ यू, तो आपकी तारीफ में कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूं ओल्ड इनफ, एक्टिव इनफ, आपके हिसाब से यूजेस हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज। यहां पे ये जो तीनों के तीनों बने, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अब देखो जिसने भी मुझसे बेसिक्स पढ़े, पहले के सेशंस लिए हुए हैं, वो एक चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि हमने सीखा था कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन को, सॉरी अपने आप को भी क्वालिफाई करते हैं, मतलब एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। और मैं फिर से अपनी बात यहाँ पे रिपीट करूंगा कि किसी वर्ड को देख के आप ये नहीं बता सकते कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है वो डिसाइड करेगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ तो आपने कोई सेंटेंस नहीं लिखा, तो अभी तो मैं समझा रहा हूँ ना, अभी मैं कहीं इधर उधर तो लेके गया नहीं। एक काम करिए जल्दी से लिखिए, मैं आपको 2 सेंटेंस ही बताता हूँ, फिर चीजों को और थोड़े से बढ़ाएंगे। प्लीज लिखिए। लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे आते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके भी। देखो भाई, जो सीखना है एक बार सीखना है, अच्छे से सीखना है। जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं मैंने कोशिश करी है कि मैं हर तरीके की चीजें आपके सामने कवर करूं। अगर मैंने आपके सामने वर्ड्स भी लिखे हैं, सो आई ऑलवेज ट्राइड दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग देन नेवर बिफोर। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। अंबानी इज रिच इनफ, हुसैन बोल्ट रन्स फास्ट इनफ। क्या ऊपर वाला सेंटेंस सही लिखा है? बताइए। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएं, तो आप एक चीज पाएंगे कि ये जो रिच है ये एक नाउन है, और नाउन के बाद में इनफ लिख रहा हूं, तो गड़बड़ हो गई कुछ। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा हुसैन बोल्ट एक नाम हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया, ठीक है सर। और फास्ट इनफ की बात कर रहा हूं मैं,
ये वाला यूज कुछ पढ़ना, फास्ट मतलब एडजेक्टिव हो जाएगा, और इनफ को यूज कर रहा हूं तो एडवर्ब हो जाएगा। मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भैया, इनफ के बाद हम लोग नाउन को रखेंगे, और जब नाउन को रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रिच को रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ये वाला यूज हो गया। क्यों हो गया, तो देखिए सर, अभी हम बात करके आ रहे थे कि एक तो बनेगा ये इनफ प्लस नाउन, है ना। दूसरा क्या देखा हमने, दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव प्लस इनफ। ओके, तो ये दो यूजेस थे, और इन यूजेस के हिसाब से हमने कॉन्सेप्ट को समझा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से लिखिए, मैं अगली कॉन्सेप्ट में आता हूँ आपके, प्लीज। चलिए, हो गया, आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्डम एंड नेवर की। सेल्डम और नेवर। याद रखना दो बातें, यहां लिख देता हूं, कन्वेज नेगेटिव मीनिंग, ओके, एंड यूज इन नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। इज दैट अंडरस्टूड? क्या होता है कि भैया ये आपका मीनिंग नेगेटिव कन्वे करता है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। चलिए, आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा। सुरेश सेल्डम और नेवर ड्रिंक अल्कोहल। ओके, चलिए, एक तो हो गया ये। दूसरे की बात अगर करी जाए तो दूसरा सेंटेंस और देते हैं। दिस काउ वॉज सेल्डम और नेवर पुट इन एग्जीक्यूशन। आपके सामने दो सेंटेंस। अब जैसे मान लो, देखो सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है, और कभी कभार में भी मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। मतलब तुम ऐसे समझ लो, छोटी सी बात है कि एक अगर तुम एक ऐसा ग्राफ बनाते हो ये वाला, तो यहाँ आता है सेल्डम, कभी कभार या ऑकेजनली या बहुत ही कम, उसके लिए हम लोग यूजुअली सेल्डम को यूज करते हैं, बहुत नीचे वाले हिस्से पर रख दिया जाता है। तो इसके तरीके से हम इसको यूज करते हैं। नेवर का मतलब तो आपको पता है, कभी भी नहीं। मतलब ये आप किसी के लिए जैसे अगर मान लो पूरी तरीके से श्योर नहीं है, देन यू यूज सेल्डम। और नेवर यूज कर लिया तो मतलब भाई आपको पता है कि ऐसा ही है, ये तो कभी ऐसा करता ही नहीं है। इतनी सी बात है। चलो, इसी तरीके से द काउ वाज सेल्डम और नेवर पुट इन एग्जीक्यूशन, कभी भी उसको एग्जीक्यूशन में
नहीं रखा गया है। इतनी सी बात थी सेल्डम और नेवर को लेकर के। इसे लिखिए, एक और यूज बताता हूं इसका, प्लीज लिखिए इसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, और अब है आपका सेल्डम इफ एवर। ठीक है, क्या है? सेल्डम इफ एवर। देखो भाई, ये सेशंस देख के ना तो इतनी चीजें तो सीख जाओगे कि अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट छूट गई, मान लो, तो भी आपके पास ये आइडिया होगा कि इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं। आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, फिर समझाऊंगा इसको। मनीषा seldom if ever traveled abroad। पहला सेंटेंस, लॉस एज, सॉरी मैंने एवरी लिख दिया, लॉस एज seldom if ever talked about in German companies। Okay, so you have two sentences. First one, Manish seldom or if ever traveled abroad, and the second one, loss is seldom if ever traveled in about ever talked about in German companies। अब ये सेंटेंस लिखने का या इस कॉन्सेप्ट को लिखने का क्या मतलब है, मैं क्यों ये लिख रहा हूं, और आपको क्या समझ आया? अगर आप दोनों ही सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से लिखें और समझने की कोशिश करें, तो एक तो ऐसे मैं आपको लोकल लेवल में भी समझा देता हूं। एवर लिखा है, नेवर नहीं लिखा, मतलब ये नेगेटिव तो नहीं जा रहा है ना। अब एवर लिखा है और मैंने कहीं नॉट वगैरह भी नहीं लिखा। खैर, ये तरीके होते हैं अपनी तरीके से समझ लेना चीजों को, बाकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो देता ही हूं मैं। तो जब सेल्डम इफ एवर को ऐसे यूज किया जाता है किसी भी जगह पे, तो अपने दिमाग में एक बात याद रखना, कन्वेज पॉजिटिव मीनिंग। क्या क्या करता है सर? पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है। ये तो हो गई पहली बात। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। और क्या होता है सर? इसका मतलब क्या निकालें? शायद ही कभी। अगर मैं इसका हिंदी में निकाल दूं, शायद ही कभी, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, जब भी हम सेल्डम इफ एवर को यूज करते हैं, इसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में या पॉजिटिव मीनिंग में यूज किया जाता है। कभी कभार, कभी, वैसे बहुत शुद्ध हिंदी निकालोगे तो शायद ना निकल पाए, तो इसके लिए बस इतना दिमाग में लगा लो कि भैया इनको पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है।
बस इतनी सी बात है सेल्डम इफ एवर की। तो सेल्डम और नेवर आ जाए तो मतलब इसका है कि आपके सामने जो बात रखी जा रही है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की रखी जा रही है। सेल्डम इफ एवर रख दिया जाए तो इसका मतलब आपके सामने जो बात करी जा रही है वो कभी कभार तो है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव है, उसे जो मीनिंग जा रहा है वो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आज बहुत ज्यादा गर्म है। खैर काम करिए, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जल्दी से प्लीज। हो गया? चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिटिल और एनीथिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है लिटिल और नथिंग की। इसके बाद लिटिल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और होगी, उसको भी देखेंगे। देखिए सर, अगर आप लोग अभी एडवर्ब पढ़ रहे हो और आप थोड़ा बहुत भी अपनी अटेंशन याद रखते हो क्लास में और आपने मेरे सारे सेशंस देखे हैं, वैसे तो मैंने सारी शर्तें पूरी करवा ली, तो आप ये चीज पाएंगे कि आपके सोचने का नजरिया बदल चुका है ना। यही काम होता है एडवर्ब का और यही काम होता है टीचर का। आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आ रही है उसके लिए एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं। पूर्णेंदु knows little or nothing little or nothing about medicines। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, क्या कन्वे करता है? तो जो की बात हमने यहां लिखी क्या है, लिटिल और एनीथिंग। ठीक है, क्या है, लिटिल और एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो। पहली चीज कि नेगेटिव इन मीनिंग, दूसरी बात ऑलमोस्ट या ऑलमोस्ट जीरो और जीरो। ठीक है, या तो लगभग जीरो या पूरी तरीके से जीरो, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो लिटिल और सॉरी मैंने गलती कर दी, माफ कीजिएगा, वही यहाँ पे नथिंग लिखा, वहां एनीथिंग लिख दिया, तो आप बोलेंगे नथिंग। सो लिटिल और नथिंग का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो और जीरो। इज दैट अंडरस्टूड? तो जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, पूर्णेंदु नोज लिटिल और नथिंग। क्या, लिटिल और नथिंग। तो इसका मतलब या तो बहुत ही कम जानता है, ठीक है, या नथिंग जानता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक तो कॉन्सेप्ट आ रही होंगी और आप कह रहे होगे सर एक लिटिल होता है, एक आ लिटिल होता है और एक द लिटिल होता है। इनके भी यूजेस बता दीजिए। देखिए वैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है और एक आपका द फ्यू होता है। ये बात आपको पता होगी और नहीं पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये लगभग आधे घंटे की कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक मोटी मोटी बात है, आप कभी भी डाउट में आए तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा।
ये आपके सामने एक गिलास है या बकेट है। ये जो आपका आया ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पहला। दूसरा आया आपका ये वाला, ये वाला हिस्सा। और तीसरा हिस्सा आया आपके सामने ये। उम्मीद करता हूँ 3 कलर से कर दिया तो आपको ये बातें पूरी दिख रही होंगी। आपको बस ये फिगर याद रखना है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब भी आपके सामने सबसे ये वाले हिस्से की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा लिटिल और फ्यू। इज दैट अंडरस्टूड? जब बीच वाले हिस्से पे बात करेंगे तो बात क्या करेंगे हम लोग, करेंगे आ लिटिल और आ फ्यू। और जब ऊपर वाले हिस्से पे बात करेंगे, मतलब जब हम इस बकेट के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे आ गए तो इसका हो जाएगा द लिटिल और द फ्यू। आप इस तरीके से क्वांटिटी एंड नंबर को साथ जान सकते हैं। जैसे अगर लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल की बात करी जाए तो ये क्वांटिटी का काम करता है बताने का, ठीक है। और जब भी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की बात करी जाए तो सर ये बताने का काम करता है आपका नंबर, ठीक है। वैसे तो ये बात एडजेक्टिव वाली है, मैं आपको एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिटिल और नथिंग आ गया था तो इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। आप सिंपल सी ये बात याद रखिएगा, यहां तक हो, ये जो आपको ये रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ये पूरा, ये आपका लिटिल मतलब सबसे निचला स्तर, बीच वाला स्तर आ लिटिल आ फ्यू, और थोड़ा ऊपर आ जाओ, पर ये पूरा नहीं, वो आपका द लिटिल और द फ्यू हो जाता है। ये इतनी कॉन्सेप्ट थी, ये इसकी कॉन्सेप्ट थी। अब इससे जुड़ी एक चीज और है, उसको भी देख लेते हैं। इसे जल्दी से लिखिए। लिखिए इसे जल्दी से। चलिए आगे आते हैं। इसी से जुड़ी एक कॉन्सेप्ट और है, उसे भी सीखते हैं। अगला है आपका लिटिल इफ एनीथिंग, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ, जब मैंने लिटिल नथिंग लिखा था, लिटिल और नथिंग, तो उसको आप हार्डली भी समझ सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने बोला नियर टू जीरो और जीरो। तो लिटिल और नथिंग को हार्डली भी समझ सकते हैं, मतलब हार्डली का यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब लिटिल इफ एनीथिंग की बात करते हैं, तो ये क्या बोला है, तो इसको देखते हैं।
The police told us little if anything. The police told us little if anything about the conspiracy. देखिए, द पुलिस टोल्ड अस लिटिल इफ एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्पिरेसी। तो क्या मतलब निकल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या पहली चीज यहाँ पे नथिंग को यूज किया गया है, तो आप पाएंगे नहीं सर नथिंग को यूज नहीं किया। तो बस यहीं से बात थोड़ी सी समझ में आती है कि इसका मतलब जो निकल के आता है, पहला तो ये कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। ओके, दूसरी बात क्या हो सकती है, तो सर दूसरी बात इसकी हो सकती है, आप इसको बोल सकते हो नियर टू जीरो। दिख रहा है क्या है, नियर टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास, मतलब ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम आपको पता है, ये बात है। तो अब यही बात अगर इस सेंटेंस में करी जाए, द पुलिस टोल्ड अस लिटिल इफ एनीथिंग, तो ये जो लिटिल इफ एनीथिंग को यूज किया, इसका मतलब ऐसे समझिए कि बहुत ही कम, क्या बहुत ही कम में कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको लिटिल और नथिंग से कंपेयर करके बताया, लिटिल इफ एनीथिंग। आप अगर एक चीज नोटिस करें फिर से, एक एक वर्ड का या लेटर का फर्क पड़ जाता है और मीनिंग पूरी बदल जाती है। यही तरीका होता है किसी लैंग्वेज को सीखने का, सिर्फ रूल से नहीं सीखा जा सकता। फंक्शनल लेवल पर अगर चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करें, तो वहां पे चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसे लिखिए, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, फिर हम वोकैबुलरी पे आते हैं। हो गया? चलिए कुछ और चीजें सीखते हैं। आपके सामने अगर आपके, एक वर्ड और लिख देता हूं, कंसीडर। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, कभी भी कंसीडर, इलेक्ट, मेक, कॉल, अपॉइंट, नेम, चूज, कभी भी आपके सामने अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आप एक चीज का याद रखिएगा कि हम कभी भी इनके साथ एज को नहीं यूज करते। ठीक है, हम एज यूज नहीं करते। एक एग्जांपल देखते हैं, वी इलेक्टेड रमेश एज आवर representative
I was appointed as a मैनेजर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा। लोग इस एज को बहुत ही बेरहमी से यूज करते हैं। देखिए सर, एज वैसे तो एज एन एडवर्ब यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बात हम एज की करते हैं तो ऐसी वर्ब्स के साथ हम लोग यूज नहीं करते। कंसीडर, इलेक्ट, मेक, कॉल, अपॉइंट, नेम, चूज। क्यों? इसका एक रीजन है। जब भी बात एज की करी जाती है तो इसको कुछ इस तरीके से भी देखा जाता है कि रूप में या की तरह। हिंदी से आपको थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात। ये कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके। दूसरा, एज को अगर एक तरीके से और लिखा जाए तो एज का मतलब जैसा भी होता है, लेकिन वो तो कंजंक्शन होता है। तो जब भी आप एज को इस तरीके से देखें, जब उसका मीनिंग निकल रहा हो के रूप में या की तरह, तो इन वर्ब के साथ कभी भी मत यूज करिएगा। उसका एक रीजन समझने की कोशिश करिए। वी इलेक्ट रमेश एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमने रमेश को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया। मान लिया आपने बोल दिया एज आ। देखो भाई, आपने किसी को इलेक्ट किया है तो वो एक ही बार होगा। अब इसको ऐसे समझो, आप एमएलए हो, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, तो आपने अपनी जगह एक को रख दिया कि जो सारे काम मेरे हैं वो ये इंसान करेगा। तो एक बात वहां से ये समझ में आती है हमको कि भैया आप जो दूसरा वाला इंसान है, मतलब एक आप एमएलए और दूसरा वाला वो एमएलए के जैसे काम कर रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो एमएलए आप हो ना। क्या आपको इलेक्ट किया गया है या दूसरे को इलेक्ट किया गया है? तो सर आप समझिए इस फर्क को। आपको इलेक्ट किया गया है तो आप एक ही रहने वाले हो, आपने अपनी जगह उसको काम पे रखा है, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो वो आपके जैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैनेजर बनाया गया, यू आर अ मैनेजर एंड यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर, में क्या फर्क है? यू आर अ मैनेजर में मतलब आपकी जो पोस्ट है वो पूरी की पूरी आपकी, लेकिन ये बोल दिया जाए आप एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तब गड़बड़ है सर। तो यहाँ पे आप मैनेजर नहीं है, आपके ऑफिस में मैनेजर नहीं है, या शायद आपका सीनियर नहीं है और आप उसकी जगह पे काम कर रहे हैं। ये फर्क होता है। तभी तो बोल रहा हूँ कि एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, उनके यूजेस को जानने की कोशिश करो, तब चीजें अच्छे से समझ में आती है। यही बात यहाँ पे है। आई वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, मुझे एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया। तो तुम कहोगे क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या भाई हो सकता है उसे एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया हो, तो भैया फिर वो वाला कॉन्टेक्स्ट बनेगा, लेकिन अपॉइंट के साथ नहीं होगा, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। उसको ये होगा कि भैया अभी कोई है नहीं, उसकी जगह पे काम कर लो। उसको काम दिए जाएंगे, सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ आ गई। नहीं आई तो बार बार फिर से वीडियो को देखो, और स्टार्टिंग से देखते आओगे तो हर चीज एक बार में भी समझ में आ जाएगी। बीच में देखोगे तो दिक्कत होगी। लिखिए इसको, फिर मैं आगे कुछ बताता हूं। चलिए अब हम लोग यूज करेंगे रादर को। रादर के यूज देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपनी वोकैबुलरी में, क्योंकि अब वोकैबुलरी को भी डिस्कस कर लिया जाए।
रादर। इसका यूज क्या है? सबसे पहले तो इसका लिटरल मीनिंग समझ लो, अ डिग्री ऑफ सम एक्सटेंट। ठीक है, क्या मीनिंग निकला इसका? अ डिग्री ऑफ सम एक्सटेंट। इसको ऐसे भी यूज किया जाता है जब आपके सामने चॉइस हो किसी चीज की, तो कोई चीज पहले हो रही है, कोई बात हो रही है, या फिर आप थोड़ा सा कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको यूज करते हो। फिलहाल मैं आपको बताता हूं। राम एंड रोहिणी आर फ्रेंड्स। ओके, राम is intelligent but Rohini is rather। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है राम एंड रोहिणी आर फ्रेंड्स। राम और रोहिणी दोस्त हैं। राम इंटेलिजेंट है लेकिन रोहिणी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, बट को यूज किया है तो आप समझिए ना, राम भी इंटेलिजेंट है, रोहिणी भी इंटेलिजेंट है, लेकिन रोहिणी राम से ज्यादा है। तो अगर आप देखें तो ये जो बट को यूज किया है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, एक तो यूज हो गया, एक और बताता हूं। I would rather go outside than sitting here। I would rather go outside than sitting here। सर अब इसके मतलब को आप समझने की कोशिश करिए। मैं बाहर जाना पसंद करूंगा घर में बैठने से। फिर देखिए आप यहां पे भी, एक तो बाहर जाना और दूसरा सिटिंग हियर। अब एक छोटी सी बात और नोटिस करिए, थोड़ी सी बात, क्या कि मैंने रादर को यूज किया है देन के साथ, और जब मैंने रादर को देन के साथ यूज किया तो बात आई कंपैरिजन की। किसकी आई? कंपैरिजन की। आई कि नहीं आई? आई ना, तो यही बात तो आपको पता नहीं थी। आई वुड रादर गो आउटसाइड देन सिटिंग हियर का मतलब भैया मैं बाहर जाना पसंद करूंगा यहाँ बैठने के, कंपैरिजन हो गया। तो रादर के साथ आप देन को भी यूज करते हो, और आपने रादर को ऐसे भी यूज किया जहां पे डिग्री ऑफ सम एक्सटेंट की बात हो गई। तो दिस इज हाउ वी यूज रादर। देखो बहुत सारे वर्ड्स तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो जो मेन कॉन्सेप्ट थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग वोकैबुलरी की बात करेंगे। अगर कोई और भी चीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, इसे जल्दी से लिखिए, हम वोकैबुलरी शुरू करते हैं। जल्दी लिखिए। चलिए अब शुरू करते हैं वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और आपने नोट्स भी जरूर बनाए होंगे। जिसने नोट्स नहीं बनाए भैया बहुत खतरा है तुम्हारे साथ। यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, चलिए बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो जब वोकैबुलरी की हमने बात करी तो हमने एक बात समझी कि पहला वर्ड आता है आपके सामने सीड।
स्पेलिंग याद रखिएगा, इट्स CEDE, सीड। सीड का मतलब होता है आपका त्याग करना। अब भैया किस तरीके का त्याग करना? इस तरीके का त्याग करना कि पैसे बहुत सारे, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। किस तरीके का त्याग करना कि भैया आपके पास कुर्सी है, आपने कुर्सी छोड़ दी, तो आपने त्याग कर दिया, इसे बोलते हैं आपका सीड। चलिए एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आप ऐसे कह सकते हो, वन चैलेंज इज दैट, one challenge is that the courts are being asked, the court are being asked to cede some power। देखिए अभी भी मैंने बात करी ना कि आपके पास कुर्सी है, ओके क्या है, आपके पास कुर्सी और आपने कुर्सी छोड़ दी, तो मतलब त्यागने की बात कर दी। तो यहीं पे बात हो रही है कि भैया एक चैलेंज है जो कहता है कि भैया कोर्ट को अपनी कुछ पावर त्याग देनी चाहिए। यहाँ पे जो मैंने सीड यूज किया, इसका मतलब अपनी कुछ पावर त्याग देनी चाहिए। इनके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, तो सिनोनिम में आप ऐसे कह सकते हो, सरेंडर, ओके, और क्या हो सकता है, एब्डिकेट, और क्या हो सकता है, रिलिंक्विश, आप गिव अप भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी वोकैबुलरी हो गई सीड। और सीड का मतलब होता है त्यागना। सरेंडर को कब यूज करते हैं सर? सरेंडर को यूज किया जाता है जब आप हार जाओ या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ गई है कि अब आपको खुद को छोड़ना पड़ेगा। बेसिकली यूज किया जाता है जब अपने आप को कोई जगह हवाले करते हो, तब हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर को रोमांटिक वे में भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है और बहुत हैवी वर्ड लिखने हैं, तो भी हम लिख देते हैं नाउ आई सरेंडर माई सेल्फ, यस आई डू, निकाह कबूल हुआ। ठीक है, एब्डिकेट मतलब ये त्यागना होता है, बट ये त्यागना थोड़ा जीवन पर्यंत होता है। शादी ब्याह हो गए, घर वालों के लिए कुछ त्याग दिया, सन्यासी बन गए, सब कुछ त्याग के, वो उस तरीके से भी। रिलिंक्विश को इन द सेम वे जैसे सीट को यूज किया गया, पावर वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। गिव अप का मतलब वही हो गया कि हार गए हो, तो हमने इसको यूज किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है अपरेटस। अपरेटस, अपरेटस मतलब क्या होता है? अपरेटस मतलब होता है आपका संरचना। जैसे भैया ये बोर्ड है आपके सामने और आपने इस बोर्ड की संरचना देखी, तो इसका अपरेट, आप इसको अपरेटस बोलोगे। ट्राइपॉड अपरेटस है। कोई इंसान ऐसा ढोलू सा है तो आप उसके लिए अपरेटस यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करता हूँ, तो सिनोनिम आपके सामने, सिनोनिम्स में हो जाएगा आपका, एक तो जैसे फ्रेमवर्क हो गया, मैं आपको समझाता हूँ फ्रेमवर्क को कहाँ यूज करते हैं। दूसरा आपका स्ट्रक्चर हो गया, और एक हो गया आपका सेटअप। देखिएगा ध्यान से, जब फ्रेमवर्क की बात करी जाती है, जैसे मान लो कोई बिल पार्लियामेंट में आया, तो उसको फ्रेम किया जाता है, तो उसके लिए भी बोलता है फ्रेमवर्क चल रहा है। कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए भी फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, लेकिन उससे भी अच्छा उसके लिए आप स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो, द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का मतलब ही संरचना होता है। कोई बिल्डिंग होती है, इसकी कितनी अच्छी संरचना है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। अच्छा, लोगों के लिए भी, मजाक उड़ाने के लिए भी स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया जाता है। वही आपके सामने मान लीजिए बहुत कोई एकदम गोल मटोल सा इंसान आ गया, तो आप उसको भी कह सकते हो हाउ वेयर यू दिस स्ट्रक्चर इज, समझ में आई, तो वैसे भी यूज करते हैं। फिर एक होता है आपका सेटअप। सेटअप को कई तरीके से यूज किया जाता है। एक तो सेटअप आपका कुछ भी बनाने के लिए, जैसे फिल्मों की शूटिंग चल रही है तो वहां पे सेटअप लगाया जाता है, कहते हैं ना सेटअप। ठीक है, सब कुछ लगाया गया,
तो वहाँ पे सेटअप हो जाता है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपने जो सामान रखा है वो भी आपका सेटअप हो सकता है, आपके जो स्टडी टेबल पे चीज़ें रखी तो वो भी आपका सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली किसी चीज़ की संरचना या कई चीज़ें लगा के रखना और कुछ बना के लाना। जैसे आप शूटिंग की बात कर लें तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, उन सबको एक साथ यूज़ किया जाता है, तो आपका सेटअप है। ये पेन सेटअप नहीं है, लेकिन अगर ऐसे 20-25 पेन लग जाए और जो कलरिंग के काम आए तो फिर वो वहाँ सेटअप हो जाएगा। उस पेन के अलावा वहाँ पे बोर्ड हो जाए, लाइट वाइट हो जाए, तो वो आपका सेटअप का काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड का जो टोन है, तरीका है, वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नया वर्ड बताता हूँ। चलिए, अगला वर्ड है आपका पार्लेंस। पार्लेंस, अब ये पार्लेंस क्या होता है सर? पार्लेंस का मतलब होता है आपका बोलचाल। बेसिकली कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो आप अपनी बोलचाल पे यूज करते हो उनको हम लोग पार्लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे अगर पैरेलल बोल रहे हैं बोलचाल, तो मतलब एक तरीका किसी चीज को कहने का। मान लो जैसे मैं क्लास से बैठता हूँ तो मेरी आदत है मैं कुछ जोक्स भी मार देता हूँ, मेरी आदत है मैं कभी कभी शायरी भी कह देता हूँ। मैं कहने का मेरा तरीका जो थोड़ा बहुत लोकल होता है, सो दैट फंक्शनल लेवल पे चीजें समझ आ जाए। तो मेरे पढ़ाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, तो आप इसे पैरेलल्स बोलोगे। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करी जाए तो एक तो हो गया आपका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। क्या हुआ? इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। चलिए, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के बाद आपका एक और होता है, एक होता है आपका जार्गन। ठीक है, ये जार्गन क्या है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है? वैसे आपके इडियम के बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आपको किसी चीज को सौहार्दपूर्ण तरीके से या एक सजावट के तरीके से दिखाना हो, पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस देने हो, तो हम लोग उसमें इडियम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ो, अच्छी इंग्लिश पढ़ो, तो आप एक चीज़ पाओगे कि वहाँ पे इडियोमैटिक या इडियम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर सेंटेंस में इडियम्स को यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। इसके बाद होता है जार्गन। जार्गन मतलब होता है अ वे ऑफ सेइंग समथिंग। किस तरीके की शब्दावलियों को आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पैसेज में, नॉवेल में, वैसे चीज़ों को जार्गन बोलते हैं। और फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, एक जैसे वर्ड्स को नहीं, वैसे एक्सप्रेशंस के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वैसे वर्ड्स को, तो उनको जार्गन बोलते हैं। इसके बाद आपका बन जाता है स्पीच। और आई डोंट थिंक अब इसको बताने की जरूरत है, तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ आपको। चलिए, आई होप ले लिया होगा। आते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका नुएंस। काफी लाइक कॉमनली इस वर्ड को यूज किया जाता है। नुएंस, तो नुएंस का मतलब होता है अति सूक्ष्म अंतर। अभी अति सूक्ष्म अंतर कैसे यूज किया जाता है? जैसे मान लो कि ये पेन है, ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। अब सर दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन देखें तो फर्क इतना सा है कि ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है, तो बहुत माइन्यूट सा है। लेकिन इसके और बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है कि नहीं ये कुछ और है, ये कुछ और है। ज्यादा ज्यादा कह दोगे तो भैया कंपनी अलग है, लेकिन उससे बहुत बड़ा डिफरेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा ना, तो इसको नुएंस यूज करते हो। या मान लो दो लोगों के मार्क्स आए, एक के 197 है, एक के 196.5 आ गए, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे भी हम लोग नुएंस बोलेंगे। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, उसके लिए यूज किया जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम्स में आपका आ जाएगा वेरिएशन, ओके, फाइन डिस्टिंक्शन।
ठीक है। तो वेरिएशन को आप कैसे यूज करते हो सर? देखो वेरिएशन जैसे मान लो खाना बना रहे हो, खाना बनाया, पार्टी है घर में, तो वहाँ पे मटर पनीर भी है, बटर चिकन भी है, रोस्टेड चिकन भी है, तंदूरी रोटी भी है, और नान रोटी भी है, पूड़ियाँ भी हैं, चावल भी है। ये आपके वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब आप पढ़ाई करते हो तो आप हिस्ट्री भी समझ लेते हो, ज्योग्राफी भी समझ लेते हो, पॉलिटी भी समझ लेते हो, तो ये भी आपके वेरिएशंस और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग। तो वेरिएशंस को ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं। तो फाइंड डिस्टिंक्शन की बात करें तो फाइंड डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया बहुत ही साफ साफ, या ठीक है, वैसे यूज करते हैं। खैर, इसी के साथ हमारा एडवर्ब का सेशन कंप्लीट होता है और हमने काफ़ी डिटेल में एडवर्ब को समझा है। आई hope you have a good understanding right now. Make sure you are revising your notes on daily basis, and whatever you are learning, make sure you are giving your 100%, because now 99% is very less. So work very hard, stay connected. Thank you so much, and have a nice day.